is the first slide which is showing the definition of posture, adjustment in different muscle tone to maintain the posture. Then सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में अपन ने बात करी थी. दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द गेट, दैट इज टेंडरबर्ग साइन पॉजिटिव, विच इज अकर इन द ग्लूटियस मीडियस पैरालिसिस केसेस. आपको एक हिप क्या है, दोनों साइड के जो हिप है दे विल फोल्ड डाउन साइड ना, एक साइड नीचे और एक साइड ऊपर होता है वैसे जनरली. नाउ दिस इज द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट. किस तरह से होता है वो दिया हुआ है कि एक कोई भी अपन चीज, थॉट या आइडिया बोल लो, किसी भी, हमें कोई काम करना है, हमें पेन उठाना है या फिर हमें यहाँ से चल के वहां जाना है, तो विल जनरेट अ थॉट एंड दैट विल बी सेंड टू द प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड इट विल सेंड इट टू द spinal cord, and from there it will be sent to the different muscles for the action. But बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं इसके प्लान एंड एग्जीक्यूशन के बीच में. करेक्शन होते हैं, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम आर देयर, जो कि इसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिसीजन ऑफ मूवमेंट. आपको कितना प्रिसीजन चाहिए, क्या गड़बड़ है, कुछ चीज है, उसको बार बार इवेलुएट करके ठीक किया जाता है. We'll skip all these things. Now we were talking about this thing. ये अगर आपको एक बार को याद रह गया ना, तो you will be able to very easily write down the short note on the posture. How to, which mechanism, because basically इसमें है क्या mechanism, कौन सी mechanism involved है in maintenance of posture. तो posture के अंदर mechanisms हमारी दो है, एक है muscle tone से related और दूसरी है postural reflexes. Postural reflexes में हायर सेंटर कंट्रोल द मसल टोन थ्रू दीज रिफ्लेक्सेस. तो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं वो अपन आगे देखेंगे, बट इसमें हायर सेंटर की इंफ्लुएंस रहती है हर जगह के ऊपर, क्योंकि वो आके वहां पे अपन ने पिछली बार बात करी थी अल्फा मोटर न्यूरॉन, देन गामा मोटर न्यूरॉन, और गामा मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हायर सेंटर्स, सो दे विल इनहिबिट और समथिंग लाइक दैट. तो ये मसल टोन, उसके बाद में क्या होता है, ऑल्टरेशन इन टोन इन डिफरेंट मसल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, क्या करना है, बढ़ाना है, किसमें कम करना है, तो वो मसल टोन होती है. मसल टोन मेंटेन कौन करता है, उससे रिलेटेड हमारा एक ऑर्गन होता है, दैट इज नोन एज मसल स्पिंडल. तो स्ट्रेच के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स. स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्लेज अ मेन रोल इन मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन. स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज स्पाइनल रिफ्लेक्स, बट सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल मॉडिफाई करता रहता है उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अब यहाँ पे अल्फा मोटर न्यूरॉन आएगा. दीज अल्फा मोटर न्यूरॉन आर स्टिमुलेटेड थ्रू कांस्टेंट गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज. एक्टिविटी ऑफ दीज टू न्यूरॉन्स आर मॉडिफाइड बाय द डिसेंडिंग ट्रैक्ट. आपकी अलग अलग ट्रैक्ट्स आती हैं डिसेंडिंग होके, आपने सारी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़ी हुई हैं, सबका अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है. सो So this is our organ which is related to the maintenance of muscle tone. तो कोई भी मसल होती है, उसके अपन ने बात करी थी पिछली बार भी, देयर इज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर एंड देयर इज इंट्राफ्यूजल फाइबर. तो बाहर के जो फाइबर्स हैं ये दोनों जो हैं ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर है, और हर मसल के बीच में इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं जो कि बेसिकली सेंसरी होते हैं. क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली मसल के. They are not taking part in contraction. Contraction के अंदर जो पार्ट लेते हैं, जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, that is extrafusal fibers. But intrafusal fibers are sensing that movement, that contraction, कि कितना हो रहा है, कितना नहीं होना चाहिए. जब भी कभी स्ट्रेच बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स की बात करी अभी अपन ने पहले, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स कराता क्या, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स विच प्रोटेक्ट्स मसल फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग. ओवर स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगी, मसल इंजरी हो सकती है, मसल टीयर हो सकता है. उस तरह की इंजरी और इस तरह की चीजों से बचाने के लिए जो है मसल स्पिंडल होता है बीच में, विच इज सेंसरी ऑर्गन विच विल प्रोटेक्ट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल. इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे ये स्टिमुलेट होते हैं इट विल प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन. तो अपन क्या करते हैं, अपन आप सभी ने किया है वो टेस्ट
अपन ने रिफ्लेक्सेस किए हैं, पेरिफेरल रिफ्लेक्सेस ना, उसमें आपने नी जर्क किया है, देन बाइसेप जर्क किया है, ट्राइसेप जर्क किया है, सबने कर रखे हैं। तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यू आर हिटिंग ऑन द टेंडन, और टेंडन के ऊपर हिट करके आप एक स्ट्रेच रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हो वहां पे। और जैसे ही आप स्ट्रेच रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हो, ये ऑर्गन जो है हमारे स्टिमुलेट होते हैं एंड सेंस इट सेंस टू द हायर सेंटर्स और रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, एंड लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, ताकि मसल की जो है शॉर्टनिंग हो जाए वापस। मसल को क्या लगता है, जब हम उसके ऊपर हैमर मारते हैं टेंडन के ऊपर, तो मसल को लगता है कि ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, अभी इंजरी हो जाएगी, तो उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और उस वो रिस्पॉन्स सही से जनरेट हो रहा है, वो पूरा जो रिफ्लेक्स आर्क है मेंटेन्ड है, उसको चेक करने के लिए ही हम लोग ये एग्जामिनेशन करते हैं। अब हायर सेंटर का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, अकॉर्डिंगली दोज रिफ्लेक्सेस कैन बी एग्जैगरेटेड और डाउनग्रेडेड। एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स में आपको कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन मिल सकता है, और अगर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स डाउन हो गए हैं तो आपको रिफ्लेक्स का आप बहुत हिट करोगे, बहुत स्ट्रेच प्रोड्यूस करोगे, तो भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये सब चीजें होती है। देन वी हैव फाइबर्स हियर, कुछ इफरेंट फाइबर्स हैं जो कि मोटर हैं, एंड कुछ एफरेंट फाइबर्स हैं जो कि सेंसरी फाइबर्स हैं, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के फाइबर्स हैं अलग अलग, मैंने पिछली बार अच्छे से डिटेल में समझाया था। 1A एंड 2 फाइबर है, 1A इज प्राइमरी एंड 2 इज सेकेंडरी। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, दो तरह के यहाँ पे सेल्स होते हैं बेसिकली। न्यूक्लियर जो सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स अरेंज्ड इन 2 डिफरेंट वेराइटी। वन इज बैग टाइप, दिस कैन अलोन कैन, ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये पूरा अलग से एक क्वेश्चन आता है, ये अलग से आ सकता है आपके मसल स्पिंडल। तो मसल स्पिंडल का पूरा स्ट्रक्चर समझाना, देन उसके क्या ऑर्गन्स हैं, क्या पार्ट हैं, वो किस तरह से काम करता है, और उसका रोल क्या है अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन दैट केस। तब आप अपने पोस्चर के बारे में बता सकते हो वहां के अंदर किस तरह से ये पोस्चर मेंटेनेंस में हेल्प करता है। देन यहाँ पे आपके दो तरह के फाइबर हैं, वन इज बैक फाइबर जो कि एक साथ इकट्ठे हैं, न्यूक्लियस बहुत सारे और मोटा हो रखा है, और एक नीचे है चेन फाइबर्स जिसके अंदर आपके जो न्यूक्लियसेस हैं वो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक सीरीज के अंदर अटैच्ड है। सो दीज आर चेन फाइबर्स, दीज आर सॉरी बैक फाइबर्स एंड चेन फाइबर्स। अब इसके ऊपर आके सेंसरी ऑर्गन की जो एंडिंग है वो एंड होती है 1A की, एंड जो 2 सेकेंडरी है दैट विल एंड एज ए फ्लावर स्प्रे एट द एंड, नॉट द सेंटर बट द एंड ऑफ द स्पिंडल। इसी तरह से जो मोटर वाले हैं दे विल एंड इन 2 डिफरेंट वेराइटीज। तो यहाँ पे दो तरह के फाइबर हैं मोटर के अंदर, वन इज स्टैटिक एंड अदर इज डायनेमिक। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं दैट कैन बी स्टैटिक, मतलब कि आप रुके हुए हो, डायनेमिक मतलब आप मूव कर रहे हो, एक्टिवली मूव कर रहे हो इधर उधर। तो पोस्चर हमारे दो तरह के हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो उसी के हिसाब से दो फाइबर हैं, गामा फाइबर इज स्टैटिक एंड अनदर गामा इज डायनेमिक। तो इसका जो अब एंडिंग है वो दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, प्लेट एंडिंग वाले हैं डायनेमिक वाले, और जो ट्रिल एंडिंग वाले हैं दैट इज स्टैटिक। इस तरह से इनका रिकॉग्निशन हम लोग करते हैं कि दोनों में से कौन सा स्टैटिक का है, कौन सा डायनामिक वाला है। अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्पिंडल। अब ये चीजें, अब यही फाइबर हैं, ऊपर कंटिन्यू करेंगे आगे, और उसका फिर प्रेजेंटेशन अपने को देखना होगा। सो व्हेनेवर मसल स्पिंडल कम्स, ओनली दैट डायग्राम डजंट सेटिस्फाई द आंसर, बिकॉज वो फाइबर आपने ऊपर जाते हुए दिखा दिए, वो गए कहाँ वो तो आपने बताया ही नहीं ना, उसके कारण से हुआ क्या वो आपने नहीं बताया। सो यू हैव टू ड्रॉ अनदर डायग्राम विच इज शोइंग द हायर कंट्रोल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। मतलब आपके वो जो फाइबर हैं दे विल टेक पार्ट इन द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। हमने पहले ही बोला मसल स्पिंडल का काम है स्ट्रेच रिफ्लेक्स के अंदर काम करना। तो अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स के अंदर किस तरह से ये फाइबर काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे और बताना होगा। जैसे 1A फाइबर्स हैं, दिस टेकिंग द इंफॉर्मेशन, सेंसरी फाइबर थे 1A एंड 2 इज सेकेंडरी, 1A इज प्राइमरी।
देन दिस सेंटर से जाता है, सेंटर पार्ट ऑफ जो एनुलोस्पाइरल रिंग है और चेन फाइबर्स है, उसके सेंटर से ओरिजिन होता है 1A फाइबर का, और साइड वाला जो पार्ट होता है उससे 2 सेकेंडरी, 1 2 डंडे बने मतलब 2 एंड सेकेंडरी फाइबर। सो दिस विल गो टू द, अब रिफ्लेक्स आर्क होती है तो क्या होता है, चाहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक जगह पे दोनों के बीच में कनेक्शन डेवलप होता है, एंड देन मोटर फाइबर विल कम आउट फ्रॉम द अदर साइड विच इज अल्फा मोटर न्यूरॉन, जो कि ग्रे मैटर से निकल के आता है। सो दिस अल्फा मोटर न्यूरॉन, दिस इज अ मोटर इन द अल्फा मोटर बोल रहे हैं हम लोग वैसे ही, दिस इज अ मोटर न्यूरॉन, इट विल प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। साथ साथ में आपके ऊपर से इन्फ्लुएंस आ रही है ABC। अब ये किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, थ्रू द इंटरन्यूरॉन, एक इंटरन्यूरॉन इन दोनों के बीच में आ जाए, अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड हायर सेंटर से जो फाइबर्स आ रहे हैं, हायर सेंटर के फाइबर डायरेक्टली दे कैन गो टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन। तो एक तो इंटरन्यूरॉन के थ्रू, और एक डायरेक्टली ऊपर से जो फाइबर आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑन द एक्टिविटी ऑफ द मसल फाइबर और अल्फा मोटर न्यूरॉन। एक होते हैं जो कि सी फाइबर्स होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं थ्रू द गामा फाइबर, वो यूज करेंगे, न अल्फा मोटर न्यूरॉन को यूज करेंगे, वो गामा फाइबर्स को यूज करेंगे, जो कि जाएंगे ऑन द स्टैटिक एंड डायनेमिक गामा फाइबर्स। सो they are motor in the nature, they will go to the different part and they will influence the activity of the muscle spindle। वो उसके अंदर स्ट्रेच प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा स्पिंडल को और वो अपनी तरफ से 1A के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कराएगा। सो दे कैन इन्फ्लुएंस थ्रू द देयर ओन मोटर फाइबर विच इज efferent fibers which are coming from the gamma static and gamma डायनेमिक। तो 3 तरीके हो गए ऊपर वाले हायर सेंटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए नीचे थ्रू द मोटर फाइबर्स। So these are the higher centers: cerebral cortex, cerebellum, basal ganglia, vestibular nuclei. These are putting positive reflex on the bulboreticular facilitary area which is in pons। पॉन्स के ऊपर ये इस वाले बर्बोरेटिकुलरी एरिया को ये पॉजिटिव रिफ्लेक्स देके गामा मोटर डिस्चार्ज को बढ़ाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। गामा मोटर डिस्चार्ज बढ़ेगा तो स्ट्रेच ऑफ द मसल स्पिंडल होगा, एक्टिवेशन ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन होगा एंड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। इसी तरह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम से नेगेटिव फाइबर भी निकलते हैं, जो कि मेडुला से निकलते हैं। पॉन्स से आ रहे हैं फैसिलिटरी फाइबर, इनहिबिटरी फाइबर्स आर कमिंग फ्रॉम द मेडुला। And who is sending this fiber? Cerebral cortex and cerebellum. They will inhibit the activity of gamma motor neuron और उसके स्ट्रेच को रोकेगा एंड मसल को रिलैक्स होने देगा, टोन को कम करेगा, बेसिकली टोन को रिलैक्स करेगा। टोन जब बहुत ज्यादा हो जाए उसको कम करना हो तो will inhibit the gamma motor neuron। So this we have already discussed कि किस तरह से हम हैमर को हिट करते हैं and all this, and this is the reflex arc। अब इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर कुछ एफरेंट्स आते हैं जो कि ऊपर से आ रहे हैं, हमने बात करी, एंड सम रिलेटेड टू दिस कैन बी रिलेटेड टू आईज, वेस्टिबुलर अपरेटस एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स। सो दीज आर द आउटसाइड सेंसरी पार्ट जो कि मसल स्पिंडल में नहीं है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोई, जैसे सीढ़ियाँ जैसे दिखती है सीढ़ियाँ पहले से, तो आईज से इंफॉर्मेशन आ गई, फिर जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे थोड़ा सा सर पीछे होगा, ऐसा होगा तो कान हिलेंगे, गर्दन हिलेगी। सो दिस विल सेंस एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द मसल्स। देन प्रोप्रियोसेप्टर्स, जॉइंट के अंदर प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, मैंने पिछली बार भी बात करी थी इनके बारे में कि प्रोप्रियोसेप्टर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट जॉइंट्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स का काम क्या है, आपको पता रहेगा कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके चारों तरफ आपका एनवायरनमेंट होता है हमेशा, तो आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है, बिना देखे बिना आप अपनी बॉडी की पोजीशन के बारे में अवेयर रहते हो किस तरह से। बंद कर दो इसको। सो दीज ऑल आर द इनपुट्स विच आर गिवन एफरेंट अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। वो बाहर खड़े हैं क्या बच्चे, गए ना?
एफेक्टर ऑर्गन्स, वेरियस स्केलेटल मसल्स। अब ये क्या इंफॉर्मेशन अपन ने देखा कि ये सारी की सारी हायर सेंटर वाली इंफॉर्मेशन कहाँ आ रही है? टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड उसके हिसाब से अल्फा मोटर का काम है कॉन्ट्रैक्शन कराना, मसल को आगे मोटर सेंसेशन भेजना, तो वेरियस स्केलेटल मसल के ऊपर ये इफेक्ट करेगा। तो सेंसरी रिसेप्टर अपने ये तीन अपन ने बात करी थी, जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल, रोटेशन एंड एंगुलर एक्सक्रीशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन, and joint position, muscle length, tension, skin touch and pressure, all things will come through the somatosensory part, vestibular part and visual part. So all these three senses will send the information to the cerebellum, cerebral cortex. Inputs आते हैं, compare, select and combine senses and then determination of body position. Then now the different part which starts is known as types of postural reflexes. अपन अब मसल टोन की बात कर रहे थे और दूसरा पार्ट क्या था? रिफ्लेक्सेस। शुरू में अपन ने बात करी अगर आपको मेंटेनेंस करना है पोस्चर का तो दो हिस्से हैं उसके। वन इज मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन, जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो एक टोन है, बैक मसल में टोन है, पैरों की मसल में टोन है, हिप में टोन है, हैंड में टोन है, तो एक टोन रहती है पूरी बॉडी के अंदर। तो टोन को मेंटेन किस तरह से किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इनपुट्स। देन वी हैव रिफ्लेक्सेस। प्लीज डोंट टॉक, कोई आपको बंधन नहीं है, यू कैन लीव, और आप अपने दोस्त को बोल के चले जाओ, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, कोई बंधन नहीं है बैठने का। इसको पढ़ना है प्लीज बैठे, अभी 1 भी बज जाएगा, 1 के बाद 1:30 भी बजेगा, यू कैन लीव। आपको, हाँ बिल्कुल बेटा, इफ यू वांट टू ईट फूड अर्ली प्लीज लीव, ठीक है, वेन एवर यू वांट। वहां पर कॉर्नर में बेटा एक पन्ना निकाल के रख ले, जिसको जाना उसका रोल नंबर लिखना और वो जाने देना, तुम मत जाना, तुमको खाना नीचे कैंटीन में खिला देंगे आज। सो स्टैटिक रिफ्लेक्स, सो दीज आर डिफरेंट रिफ्लेक्सेस। स्टैटिक रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्सेस जो कि स्टैटिक पोजीशन के अंदर, आप स्टैटिक कंडीशन में है उस टाइम पे जो आपका रिफ्लेक्स इवोक होता है, दैट इज नोन एज स्टैटिक रिफ्लेक्स। एंड दूसरा होता है स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स और फेजिक रिफ्लेक्स, जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी पोजीशन। बॉडी की पोजीशन जिस तरह की होगी उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करेगा एंड इट विल चेंज। तो ग्रेविटेशनल पुल एंड इन्वॉल्व्स द सब्सटेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विच इज स्टैटिक। जैसे एक पोस्चर में आप बैठे हो, खड़े हो या कोई, उस कंडीशन में स्टैटिक रिफ्लेक्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट। Then statokinetic phasic elicited by acceleratory displacement of the body movements. So accordingly we are dividing the reflexes into two parts again. अब पहले हमने डिवाइड किया था muscle tone and reflexes. Now reflexes itself are divided into two parts. One is static and another is statokinetic. स्टैटिक हमने देखा क्या होता है, स्टैटोकाइनेटिक क्या होता है वो भी हमने देखा ना। उनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स, जो मसल के अंदर खुद लोकल कोई भी चीज है तो जिस जगह पे एक्शन होने वाला है वहीं पे वो जनरेट होगा और वहीं पे अपना एक्शन शो करेगा, तो दैट इज लोकल। सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स, तो किसी एक पार्ट में, किसी एक सेगमेंट से रिलेटेड है, तो दैट इज सेगमेंटल। एंड जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स मतलब पूरी बॉडी पे सेम तरीके से अप्लीकेबल है, जो दैट इज नोन एज जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स। और ये सारी की सारी चीजें तब की हैं जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, अंडर द ग्रेविटेशनल पुल। नाउ स्टैटोकाइनेटिक, व्हेन वी आर डायनेमिक, वी आर एक्सेलरेटिंग, मूविंग, दैट टाइम आवर वेस्टिबुलर प्लेसिंग रिएक्शन, मतलब वेस्टिबुलर रिएक्शन जो होंगी, वेस्टिबुल से जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी, विजुअल से जो इंफॉर्मेशन आएंगी, एंड साथ में जो प्रोप्रियोसेप्टर या फिर जो पैरों के नीचे का पार्ट है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, उनकी पोजीशन, ये सब चीजें जो डिटेल्स भेजेंगी। सो दैट इज नोन एज हॉपिंग रिएक्शन। आप मूवमेंट हो रहा है, हॉप करते हैं, आपने देखा होगा हॉपिंग, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ
स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स। उसमें वही प्रोप्रियोसेप्टर्स, आपके पैर, नीचे के पैर का तला कहाँ पड़ रहा है उस हिसाब से बॉडी की पोजीशन। सो दीज आर टू डिविजन्स अगेन। सो पहली डिवीजन से अपन ने चालू किया था मेंटेन मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म के दो पार्ट किए हमने, मसल टोन एंड रिफ्लेक्सेस। मसल टोन के अंदर मसल स्पिंडल एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। नाउ वी आर मूव टू रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस के अंदर हमारे दो तरह के रिफ्लेक्सेस, स्टैटिक एंड स्टैटोकाइनेटिक। स्टैटिक मतलब विच इज अंडर ग्रेविटेशनल पुल एंड अनदर वन इज एक्सीलरेटरी, जब हम अपनी पोजीशन कंटिन्यूस चेंज कर रहे हैं। देन इसमें लोकल, सेगमेंटल एंड जनरल पूरी बॉडी पे जो लग रहे हैं। देन यहाँ पे जो हमारे ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन, जो हमने पहले बात करी थी 3 ऑर्गन्स की, बीच में आया था विजुअल, वेस्टिबुलर एंड सोमेटोसेंसरी। नाउ लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स, as the name suggests, exert their effect on the same limb from which the stimulus was initiated. It includes following important reflexes: reflex control of anti-gravity muscle tone, positive supporting reaction and negative supporting reaction. पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन मतलब कि जब जरूरत हो तो जो आपका रिफ्लेक्स एंटी ग्रेविटी मसल्स होती हैं उनको इनहेंस करना, उनका काम बढ़ाना। और जब उनको नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन मतलब उस चीज को, नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन मतलब उस चीज को रोकना। अब आप उसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हो और बंद कर रहे हो। सो रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल का आपने देखा कि भाई जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं सारी आप देख सकते हो कि बैक की मसल्स होती है मेनली, लोअर लिम्ब की मसल्स, अपर लिम्ब की मसल्स, फ्रंट ऑफ द बॉडी मसल्स। तो अपर बॉडी मेनली फ्लेक्सर्स, लोअर बॉडी मेनली एक्सटेंसर्स, ठीक। अब इसका जो लोकल रिफ्लेक्सेस का आपको एक एग्जांपल मिलता है डीसेलिब्रेटेड रिजिडिटी में। जब ऊपर के पार्ट इंटरकोलिकुलाई लेवल पे अगर हम लोग ट्रांससेक्शन कर दें तो वहां पे ऊपर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आनी बंद हो जाएगी फ्रॉम हायर सेंटर्स। तो क्या होगा, जो नीचे के सेंटर्स हैं वो, क्योंकि वो इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं ऊपर से, जो ऊपर के हायर सेंटर्स होते हैं वो मेनली इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं ताकि पोस्चर को ढंग से कंट्रोल कर सके। अब आपने काट दिया, डीसेलिब्रेट कर दिया, तो बेसिकली यू आर रिलीजिंग द लोअर सेक्शन और लोअर पार्ट और द स्पाइनल कॉर्ड पार्ट फ्रॉम द अपर इनहिबिशन। इनहिबिशन हटने के कारण से व्हाट विल हैपन, दिस पोस्चर विल बिकम वेरी स्टिफ। ऐसा हो जाएगा एकदम, अपर जो फ्लेक्सर्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो नीचे के पार्ट है वो बहुत ज्यादा ऐसे एक्सटेंड, नेक भी ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। तो दिस इज नॉन एज कैरिकेचर ऑफ पोस्चर, हाइपर एक्सटेंशन। पूरी बॉडी के अंदर जो पोस्चर मेंटेन करने की जो नॉर्मल स्थिति होती है उसका एग्जैगरेटेड फॉर्म जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज नॉन एज कैरिकेचर ऑफ पोस्चर। ये डीसेलिब्रेटेड रिजिडिटी कहलाती है। आप अपनी बुक में देखना, यू विल फाइंड द डायग्राम आल्सो एंड द डिटेल्स आल्सो। देन उसके बाद में हम लोग चलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शंस पे। कांटेक्ट ऑफ स्किन ऑफ सोल ऑफ द फुट विद द ग्राउंड, टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स रहते हैं, दे विल इंटीग्रेट इनटू द स्पाइनल सेंटर। रिस्पॉन्स इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर, एक्सटेंसर ऑफ द। नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन बेसिकली उल्टी है, यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद में क्या होगा, स्ट्रेच होगा एक्सटेंशन मसल के अंदर प्रोड्यूस। अब बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना हो जाए उसको रोकने के लिए नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन, तो ये प्रोप्रियोसेप्टर्स इन एक्सटेंसर स्टिमुलेट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड को भेजेंगे, एंड डिसअपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन। तो जहां पे उसको कट करना है पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन को, वहां पे नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन विल बी एक्टिवेटेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेच प्रोड्यूस्ड इन द एक्सटेंसर मसल। बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, स्टिफ नहीं होना चाहिए, टू मेंटेन प्रॉपर पोस्चर। देन सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स एक सेगमेंट से रिलेटेड रहता है, क्रॉस एक्सटेंसर रिस्पॉन्स। इसके अंदर आपका एक साइड के साथ में दूसरी साइड भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो क्रॉस एक्सटेंशन मतलब एक साइड का फ्लेक्शन हो रहा है तो दूसरी साइड का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। ये मेनली आपके पेनफुल स्टिमुलस में दिखाया जाता है। अगर आपने किसी पेनफुल चीज को ऐसे हाथ लगाया या गर्म चीज को हाथ लगाया तो व्हाट विल हैपन, योर हैंड विल बी फ्लेक्स्ड और विड्रॉन एंड
सिमिलरली एट दैट सेम टाइम ये जो है एक्सटेंशन होगा ताकि आपके पोस्चर को मेंटेन कर सके। तो these are nociceptors, spinal cord integration, contraction of ipsilateral limb and contraction of extensor of the contralateral limb in order to maintain। एक तो आपका प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा आपका एक्सटेंड हो रहा है in order to maintain the posture। या आप पीछे हटोगे एकदम से। तो this is known as segmental static reflex because it is involving segment, both side के limb को involve कर रहा है, upper limb के या lower limb के सेगमेंट को इन्वॉल्व कर रहा है। तो that's why it is known as cross segmental static reflex। So this is the diagram। If you see here, alpha fibers जा रहे हैं, it is producing positive to the flexor muscle जो कि ipsilateral side है, and यहाँ से interneuron के through it will send the positive to the extensor of the contralateral side, but inhibit the flexor of the opposite side and inhibit the extensor of the same side। This is known as polysynaptic reflex or withdrawal reflex or cross extensor reflex। Now general static reflex, which is the third part of the static reflexes, generalized, पूरी बॉडी में एक साथ होने वाले। एटीट्यूडनल रिफ्लेक्स होते हैं इसके अंदर, which is considered as tonic labyrinth reflex and tonic nerve reflex। labyrinth मतलब आपके कान से जो वेस्टिबुलर अपरेटस है उसके अंदर जो चेंजेस होंगे और नेक मसल के अंदर जो स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से ये काम करेंगे। देन देयर इज अनदर वन इज नोन एज लॉन्ग लूप स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड द थर्ड वन इज नोन एज राइटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, विल फिनिश दिस एंड एंड द लेक्चर, विल नॉट गो बियॉन्ड दैट, डोंट वरी। हार्डली 10 minutes and still if you want to leave you can leave। टॉनिक लैब्रिंथल रिफ्लेक्स रिलेटेड टू ऑर्गन कौन सा है? प्लीज डोंट टॉक, इफ यू वांट टू लीव यू लीव, डोंट टॉक। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं बैठानी है कि मैं जाऊंगा तू चलेगी क्या। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो यू जस्ट स्पीक योर थिंग्स एंड गो। टॉनिक लैब्रिंथल रिफ्लेक्स एंड टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। लैब्रिंथल रिफ्लेक्स इज रिलेटेड टू ओटोलिथ ऑर्गन विच इज आवर वेस्टिबुलर अपरेटस। तो उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जैसे आपकी गर्दन हिलती है, सर हिलता है, तो चेंजेस होंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, ऑल्टरेशन ऑफ हेड पोजीशन रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस विल बी सेंट टू द इंटीग्रेटिंग सेंटर जहां पे वेस्टिबुलर एंड रेटिकुलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है इन मेडुला ऑब्लंगेटा, और वहां से ये प्रोड्यूस करेंगे एक्सटेंसर रिजिडिटी, एक्सटेंशन को इवोक करेंगे, एक्सटेंशन को बढ़ाएंगे ताकि मेंटेन हो सके पोस्चर। तो इसमें क्या होगा, जिस साइड में झुकी है गर्दन उस साइड के जो लिम्ब है उसमें एक्सटेंशन होगा और अपोजिट साइड में मोस्टली आपको फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और इसके टोटली अपोजिट होता है इन द टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। वहां पे स्ट्रेच इन द नेक मसल ड्यू टू अल्टरेशन इन पोजीशन। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं पैसिनी कर्पसल्स एंड लिगामेंट्स ऑफ द सेंट्रल जॉइंट, स्पिंडल, नेक मसल इंटीग्रेट होगा मेडुला के अंदर। दिस विल कॉज फ्लेक्शन ऑफ द ipsilateral साइड एंड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइड। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, जो वेस्टिबुलर वाला अपरेटस वाला है उसमें इप्सिलेटरल साइड में एक्सटेंशन, मोस्टली एक्सटेंशन, या तो दोनों साइड एक्सटेंशन होगा या फिर सेम साइड में एक्सटेंशन, अपोजिट साइड में फ्लेक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एटीट्यूडनल रिफ्लेक्स। इफ यू सी, दिस इज द टॉनिक लैब्रिंथाइल रिफ्लेक्स, हेड tilted on the right side, so left limb flexed and the right limb extended, so same side limb is extended, opposite side is flexed in order to maintain the balance। स्लोप पे खड़े होके देख लेना, पता चल जाएगा। स्टीप स्लोप हो, कहीं पे खड़े होके ऐसे साइड में करके ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं ना अपन नीचे, ऐसे मत खड़े हो ना, तो नहीं हो पाएगा। हम लोग गाय भैंस नहीं है, अगले वाला है वो। ठीक है, सो दिस इज अगेन द सेम एग्जांपल। अगर आप चार पैर से चढ़ते हो, सीधे होकर चढ़ते हो, तो जिस साइड आपकी गर्दन झुकेगी वो वाले में एक्सटेंशन और आगे वाले में आपके फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप अब नेक रिफ्लेक्स की बात करो तो नेक जिस साइड झुक रही है उस साइड एक्सटेंशन मिलेगा एंड अपोजिट साइड में आपको, सॉरी, जिस साइड झुक रही है उस साइड फ्लेक्शन एंड अपोजिट साइड में एक्सटेंशन।
सेकंड पार्ट इज लॉन्ग लूप स्ट्रेच रिफ्लेक्स। लॉन्ग लूप में बेसिकली जो आता है ना आपका, दैट इज नोन एज दिस विजुअल रिसेप्टर्स। विजुअल रिसेप्टर्स जो कि लॉन्ग लूप हो गया बेसिकली, बहुत दूर, एक सारी चीजें स्पाइनल कॉर्ड पे ही हो रही होती हैं। शॉर्ट लूप होता है जहाँ पे ज्यादा दूर से चीज इन्वॉल्व हो रही है, तो इंटीग्रेशन सेंटर इसका स्पाइनल कॉर्ड है, बट सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? विजुअल सेंटर से आ रहे हैं, तो इट इज लॉन्ग लूप। डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया दोनों रिसेप्टर्स और इंटीग्रेटर सेंटर के बीच में, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग लूप सेंटर। ये कब इवोक होता है? स्ट्रेच ऑफ मसल ड्यू टू स्वेइंग ऑफ द बॉडी। एकदम से आप डिसबैलेंस हो गए, स्विंग हो किसी कारण से, तो आपको दिख रही है ना जमीन, तो दिख रही है ना, उसके हिसाब से आप अपनी मेंटेन करने की कोशिश करोगे पोस्चर को अगेन। तो दैट सिग्नल एंड द मसल स्पिंडल से आएंगे आपके सिग्नल, क्योंकि स्ट्रेच होगा वो होगा, उस सब का भी आएगा। एंड इंटीग्रेशन होगा इसका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। रिस्पॉन्स कंटिन्यूअस मूवमेंट टू मूवमेंट करेक्शन ऑफ स्वे विच अकर्स ड्यूरिंग द स्टैंडिंग। डोर्सल कॉलम लीजन सच एज टेबस डोर्सलिस, और जिसको हम बोलते हैं सेंसरी अटैक्सिया। अब आप इनकी आंखें बंद कर दो, सीधा खड़ा करके गिर जाएंगे, क्योंकि दे नीड विजुअल सेंसेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर पोस्चर, क्योंकि उनका जो दूसरा सेंसेशन है प्रोप्रियोसेप्टर, और वो खत्म हो चुका है ड्यू टू टेबस डोर्सलिस। दिस पेशेंट शो पॉजिटिव रोम्बर्ग साइन। तो वो रोम्बर्ग साइन में क्या होता है कि आप उसको पूरा पैर दोनों, अपन ने किया हुआ है वैसे तो क्लास में, पूरा पैर दोनों मिला के खड़े होने के लिए बोलते हैं। तो आंखें खुली होंगी तो बैलेंस बन जाएगा, बंद कर रही है तो गिर जाएगा। नाउ राइटिंग रिफ्लेक्स। राइटिंग रिफ्लेक्सेस हेल्प इन करेक्शन ऑफ बॉडी पोजिशन व्हेन इट गोज ऑफ बैलेंस एंड फॉल डाउन। कोई भी डिसबैलेंस की जैसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में ये फिर वापस से बॉडी को सेम पोजीशन में रिज्यूम करने की कोशिश करता है। तो राइटिंग का बेसिकली इट इज करेक्टिंग द पोस्चर। राइटिंग इसलिए नाम दिया हुआ है इसका कि वापस से पोस्चर राइट कर रहे हो आप, वापस से करेक्ट कर रहे हो। खेलने का मन कर रहा है? डीसेरिब्रेटेड एनिमल दो रिमेन्स इरेक्ट, बट अब डीप सेरिब्रेटेड एनिमल अपन ने पहले बात करी थी, तो उनके अंदर क्या होता है बेसिकली, 4 फुटेड अगर एनिमल है तो उसके चारों लिम्ब जो होते हैं डीसेरिब्रेट करने के बाद में, क्योंकि एक्सटेंशन होगा, ऊपर से जो सिग्नल आ रहे थे वो बंद हो गए, तो चारों लिम्ब्स बिल्कुल ऐसे एक्सटेंडेड रहेंगे। तो वो जैसे एक मूर्ति होती है ना, या फिर घर में किसी एनिमल का पोस्ट वो रखा होता, उस तरह से उनकी हालत हो जाएगी। उसको कहीं उठा के रख दो, ठीक है, खड़े रहेंगे, जैसे ही थोड़ा सा पुश मारोगे वो गिर जाएगा, क्योंकि राइटिंग रिफ्लेक्स है ही नहीं। पोजीशन चेंज हुई तो उसके हिसाब से वापस से पोस्चर को करेक्ट करे, वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। समझे मेरी बात? एक तुमने घोड़े का वो खरीदा, मूर्ति टाइप खरीदा, स्टैचू खरीदा घर में रखने के लिए, उसमें क्या होगा, सारी चीजें लिम्स का कोई जॉइंट का मूवमेंट नहीं है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही है। उसको एक जगह से उठा के ऐसे रख दो, वो रहेगा। उसको धक्का मारोगे तो वो गिर जाएगा। समझ गए? अब जब डीसेरिब्रेट कर देते हो, मतलब ऊपर से सिग्नल रोक देते हो, इनहिबिटरी सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, तो एनिमल का क्या एक्सटेंशन होता है, वो इस तरह से उसकी बॉडी पूरी ऐसी हो जाती है चारों पांव पे। बात कराओ मेरी, हम भी बात करेंगे। हो गई बात पूरी तुम्हारी? लास्ट बेंच थर्ड, लास्ट बेंच थर्ड, हो गई बात? बैठो। So writing reflexes consist of chain reaction following one another in an orderly sequence. Each reflex causes development of succeeding one. क्योंकि हर के साथ में पोजीशन चेंज होगी, दूसरा पोजीशन आएगा। अब इसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं। एक किसी को करके देखना है तो देख सकता है, घर में किसी के बिल्ली है, उसके चारों पैर पकड़ना ऐसे और उसको ऐसे छोड़ देना ऊपर, कुछ नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। ये चीज होगी जो यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि वो उसकी बॉडी उल्टी है ना, तो नेक भी उल्टा है। पहले वो अपनी नेक सीधी करेगी, फिर नेक के हिसाब से बॉडी सीधी करेगी,
बॉडी के हिसाब से लिम्ब सीधी करेगी और पूरी की पूरी सीधी हो जाएगी। देख लो डायग्राम में, एक्चुअल फोटोग्राफ है, नीचे लिखा हुआ है। कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जिनका मन हो रहा है अब बिल्ली पकड़ने का। कितने हैं ऐसे? तो दिस इज 1894 फोटोग्राफ। कब की फोटो है? 1894। 100 साल से भी ज्यादा हो गए। तो फोटो हुआ करती थी क्रोनो फोटोग्राफी से। So these are the writing reflexes which are involved in correcting the posture. Please, 5 मिनट। 1:05 में मैंने कहा 10 मिनट चाहिए मुझे, तो 1:10 पे में खत्म हो जाएगा। देखो मैं मना तो नहीं किया ना जाने से, यार भूख लग रही है चले जाओ, मैंने कब मना किया? 5 मिनट जिनको सुनना है वो सुने, नहीं तो चले गए बाकी लोग। सो लेब्रेंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स और हेड राइटिंग रिफ्लेक्स, क्योंकि लेब्रेंथाइन जो ऑर्गन है वो हेड के अंदर है, तो हेड के मूवमेंट के हिसाब से लेब्रेंथाइन का मूवमेंट, जो भी फ्लूइड का मूवमेंट है अंदर, वो होगा। तो इसलिए हम इसको हेड राइटिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इफेक्ट कहां से आ रहा है? ग्रेविटी से। ओटोलिथ ऑर्गन इन द सैक्यूल ऑफ लेब्रिंथ, देन इट इज इंटीग्रेटेड इन द मिड ब्रेन, ब्रिंगिंग हेड इन द अपराइट पोजिशन। मैंने क्या बोला था? पहले वो अपना सर सीधा करेगी, सर सीधा हो जाएगा उसको। अब क्या होता है, कोई आपको पजल दे देता है, इफ यू गेट वन पजल, आप उसका एक हिस्सा पकड़ोगे, उसके बाद में एक के बाद दूसरा आपको मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, पूरी पजल खुल जाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब हम रिफ्लेक्स से अपना बॉडी को पोस्चर करेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट वी करेक्ट द अवर हेड पोजीशन। हेड की पोजीशन पे बॉडी की पोजीशन करेक्ट होती है। दैट रिफ्लेक्स इज ऑन नोन एज बॉडी ऑन हेड रिफ्लेक्स, बॉडी ऑन हेड राइटिंग रिफ्लेक्स। This body writing reflex, pressure on the side of the body, differential stimulation of deep structure of the body wall, exteroreceptors जो बाहर से सिग्नल ले रहे हैं, मिड ब्रेन, राइटिंग ऑफ द हेड। फिर नेक राइटिंग रिफ्लेक्स और नेक ऑन द बॉडी रिफ्लेक्स, स्ट्रेच ऑफ द नेक मसल स्पिंडल, मिड ब्रेन, राइटिंग ऑफ द थोरैक्स एंड शोल्डर एंड देन द पेल्विस। Now body on body writing reflex, pressure on the side of the body, exteroreceptor midbrain, writing of the body even when writing of the head is prevented. अब अगर हेड की पोजीशन ठीक नहीं होने दी तो भी बॉडी की पोजीशन ठीक हो जाती है। उसके लिए रिफ्लेक्स है बॉडी ऑन बॉडी। तो बॉडी अब अपने आप से लेगी, उसके जो एक्सटेरोरिसेप्टर है उसके थ्रू सिग्नल लेगी और अपने आप को ठीक करेगी। The writing of body even when the writing head prevents. Limb writing reflex, stretch of the limbs, muscle spindle, midbrain, appropriate posture of the limb. Optical writing reflex, visual cues मिलेंगे। अब ऊपर से गिर रहे हो, दिख रहा है जमीन आने वाली है, जमीन आने वाली है, सीधा हो जो जल्दी से सीधा हो, that is